आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे सबसे पहले बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उसका अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं, जहां उफनती नदी ने एक टोले को ही निगल लिया। दरअसल सीमेंट का एक टोला बांसवाड़ा से कुशलगढ़ जा रहा था। रास्ते में टीमेड़ा में वाकी नदी पर बने पुल पर पानी भरा हुआ था, लेकिन दुस्साहसी टोला ड्राइवर ने पानी भरे पुलिया से ही ट्रोले को पार कराना चाहा, लेकिन ये दुस्साहस उसको भारी पड़ गया। देखिए, पानी के तेज बहाव में ट्रोला नदी में जा गिरा और तिनके की तरह बह गया। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे ट्रोले से बाहर निकले, फिर वहीं तैरकर अपनी जान भी बचाई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुस्साहस किया गया। बहती हुई रपट के ऊपर, जहां नदी के बीच में ये रपट पुलिया बनी हुई थी, वहां जैसे ही ट्रोला अंदर की तरफ घुसा, पानी के तेज बहाव ने उसको नदी में धकेल दिया। गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी तैरकर बाहर आ गए। उनकी जान बच सकी, लेकिन ये दुस्साहस उन्हें भारी पड़ गया। ये उनकी जान जोखिम में डालने वाला दुस्साहस था, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ड्राइवर और खलासी ने तैरकर अपनी जान बचाई। और हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला था और फिलहाल किस तरह के उनका स्वास्थ्य है जो लोग तैरकर बाहर निकले हैं? हम बात कर रहे हैं तिनके की तरफ बह गए ट्रोले की, जो नदी के अंदर चला गया। आशुतोष से हमारी बात नहीं हो पा रही थी, हम कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। और आपको बता दें कि ये खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर एक ट्रोला बह गया। ट्रक का खलासी और ड्राइवर तैरकर हालांकि बाहर निकल आए, ये गनीमत रही, लेकिन ये दुस्साहस उन्हें महंगा पड़ गया। तिनके की तरफ बह गया ट्रोला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नदी उफान पर थी और रपट से पानी जा रहा था, उस दौरान ये हादसा। और आशुतोष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे। आशुतोष, क्या ये पूरा मामला था और फिलहाल किस तरह का स्वास्थ्य है उन दोनों का जो तैरकर बाहर निकले? मैं बताना चाहूंगा कि ये कल की घटना है। यहाँ से सीमेंट से भरा हुआ टोला बांसवाड़ा से कुशलगढ़ की जा रहा था और वहाँ पे टीमेड़ा बड़ा के पास में वाकड़ी नदी जो गुजरती है, वहाँ पे पानी का बहाव था। उसके बाद भी ड्राइवर और ड्राइवर ने अपना पानी का तेज रफ्तार होने के बाद भी तेज गति से ट्रोले को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही ट्रोला अंदर गया, वहाँ से पानी के वेग में वो पूरा ट्रोला बह गया। बड़ी मुश्किल से वहां से उन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकले और तैर के बाहर आए थे। फिर जब ग्रामीणों ने उनको देखा कि वो दोनों बाहर आ रहे हैं और उनके हाथ ऊपर थे, तो ग्रामीणों ने उनको सही दिशा दी कि तैर के किस तरफ आए। जैसे बड़ी मुश्किल से वो किनारे तक पहुंचे और फिर ग्रामीणों ने उसकी मदद से वो बाहर निकाल गए और उनको प्राथमिक उपचार करवा। अभी फिलहाल दोनों की स्थिति ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल दोनों की स्थिति ठीक है, लेकिन ये बहादुरी उन्हें महंगी पड़ गई। इस तरह की बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पानी का तेज बहाव हो तो इस तरह के दृश्य और भी बन सकते हैं। और थोड़ी देर में बीजेपी की अहम बैठक, बीजेपी मुख्यालय में होगी पदाधिकारियों की बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। संगठन के जिलाध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा भी बैठक से जुड़ेंगे। दोपहर 12:30 बजे नड्डा का वर्चुअल संबोधन होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक है 12:30 बजे, नड्डा का वर्चुअल संबोधन भी उसमें है और ये बैठक कुछ ही देर में होगी। थोड़ी देर में बीजेपी की अहम बैठक है, वर्चुअल संबोधन इसमें करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक है। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही जो जिलाध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। संगठन के सभी जिलाध्यक्षों को इसमें शामिल किया जाएगा। और आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी की बैठक है, मुख्यालय में बैठक हो रही है। सभी जिलाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं बैठक में और वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे जेपी नड्डा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बैठक चलेगी। शुरू हो चुकी है बैठक। बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। अपडेट आपको बता दें कि अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी की अहम बैठक है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक शुरू हुई है। पदाधिकारियों की बैठक है, साथ ही जिलाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा भी जुड़ेंगे और उनका ये जुड़ाव वर्चुअल होगा। 12:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अब फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है।
बीजेपी के मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन इसमें हो रहा है। तमाम जिलाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के मुख्यालय पर यह बैठक है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा भी इसमें जुड़ेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश इसमें रहेगी। किस तरह से रणनीति तय की जाए इस पर विचार मंथन होगा। ये बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर ये बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के पदाधिकारी उसमें शामिल हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष तमाम उसमें शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक रहेगी। जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। सरकार को घेरने की रणनीति पर इसमें मंथन होगा। बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि जयपुर के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर यह बैठक है और हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नया अपडेट? थोड़ी देर में बैठक भंवर शुरू होने वाली है। तमाम नेता आ चुके हैं और बैठक में खास तौर से जेपी नड्डा का जो संबोधन होगा उस पर सबकी निगाहें होंगी कि नड्डा क्या मंत्र देते हैं नई टीम को। सतीश पूनिया की टीम का हाल ही में ऐलान हुआ है, उसमें नए पदाधिकारी आए हैं। दिया कुमारी पहुंच गई हैं, उनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कई और नेता, कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको संगठन में पार्टी की ओर से लाया गया है। पार्टी इस वक्त गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। वसुंधरा जी का गुट अलग है, संगठन का गुट अलग है और पार्टी को एकजुट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है प्रदेश नेतृत्व को। और उसमें पार्टी का आलाकमान जो है एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है कि राजस्थान में तमाम लोग एक होकर के पार्टी को मजबूत करें। साथ ही जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो। साथ ही राम मंदिर में एक बड़ी उपलब्धि जो है पार्टी ने हासिल करी है, तो गांव-गांव में जाकर, गांव ढाणी तक जाकर के बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों को समझाए कि अगर बीजेपी कोशिश नहीं करती तो शायद राम मंदिर बनना मुमकिन नहीं था। लिहाजा आज की बैठक में इन पर चर्चा होगी। आत्मनिर्भर भारत यानी कि कोविड में के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए फिर से एक कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार और उसी का प्रचार प्रसार करने की यहाँ पर कोशिश होगी। नई शिक्षा नीति आई है तो भारत को बीजेपी फिर से विश्व गुरु बनाने की कोशिश में आम जनता का सहयोग चाहती है। नई पॉलिसी आई है, नई यूनिवर्सिटीज खुलेंगे, विदेशी जो यूनिवर्सिटीज है उनके कैंपस यहाँ पर खुलने वाले हैं, तो इसका भी प्रचार प्रसार होगा और देश की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश होगी कि हम लोग जो वादा करके आए थे उस पर खरा उतर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के वर्कर को रिचार्ज करने की कोशिश हो रही है। अभी लंबा संघर्ष करना पार्टी को बाकी है, गुटबाजी है और हाल ही में 4 विधायक विधानसभा से एब्सेंट हो गए थे। उसके बाद में यह चर्चा आम है कि बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है। लिहाजा पार्टी को एकजुट करने के लिए जो नए पदाधिकारी हैं उन पर जिम्मा है कि वो सबको साथ लेकर के चलें। जहां भी कहीं उनको लगे कि गुटबाजी हो सकती है, टांग खिंचाई हो रही है और संगठन की बैठकों में बड़े नेता आ नहीं रहे तो उनकी वो शिकायत करें, ताकि ये जो विरोधाभास हो रहा है पार्टी में कहीं ना कहीं इससे पार पाई जा सके और अगले 3-3.5 साल में जो पार्टी को कांग्रेस सरकार की जो क्या एक सवाल ये भी है कि क्या प्रदेश सरकार को घेरने की जो रणनीति है उसको भी यहाँ तय किया जाएगा आज? VCR भरे जा रहे हैं, किसानों के साथ में सरकार बहुत बुरा बर्ताव कर रही है और अपना खर्चा घटाने के लिए किसान को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना में जो मरीज हैं उनकी सुध नहीं ली जा रही है, गरीबों का इलाज कराना मुश्किल हो रहा है, बीजेपी ये कहती रही है। तो आज की जो बैठक है उसमें तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और जेपी नड्डा पार्टी को एकजुट रहने, साथ में काम करने की नसीहत देंगे। उनके संबोधन पर सबकी निगाहें होंगी। जी भंवर। जी बिल्कुल बाबूलाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने और प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति, उन तमाम पहलुओं पर यहाँ चर्चा होगी। जेपी नड्डा भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। नेताओं का आना शुरू हो गया है। और इधर बीकानेर में आज नगर विकास न्यास ने गोवा गेट से राम रतन सर्किल तक अतिक्रमणों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नगर विकास न्यास सचिव मेघराज मीणा ने उनके मुताबिक न्यास ने कब्जा करने वाले जो लोग हैं उनको नोटिस दिए थे। जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उन पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भी जिला प्रशासन को इस रोड से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तक का जो एनक्रोचमेंट्स हैं उन सबको चिन्हित किया गया है। पहले नोटिस दिए गए हैं, कुछ लोगों को सुरक्षा का हटा लिया, कुछ लोगों को सुरक्षा से नहीं हटाए हैं, उनके आज हथम हटाए जा रहे हैं और पूरा क्लियर किया जा रहा है। एनक्रोचमेंट जो लगभग जो है यहाँ पे 300 मीटर एरिया के अंदर तो लगभग हटाए जा चुके हैं। इसके आगे का और एरिया है उसको भी क्लियर किया जाएगा थोड़ी देर में।
और दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना रोड पर शनिवार रात निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इससे हादसे में 2 लोगों को घायल होने की खबर है। दोनों घायल मजदूर हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्लाईओवर का कंक्रीट से बना विशाल स्लैब तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। हालांकि उस समय ज्यादा लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ जब एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर भर कर नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि रात के समय जब ये फ्लाईओवर गिरा उस वक्त कोई भी काम यहाँ पर नहीं चल रहा था, जिसके चलते जानमाल जो है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर आखिर कैसे बनने से पहले ही नीचे आ गिरा। गुरुग्राम के सोहना रोड के ऊपर सुभाष चौक से लेकर के और भौंसी तक जो ये फ्लाईओवर बनना है उसका जो काम है वो गुरुग्राम के सोहना रोड पर लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है। और यहाँ पर OSC जो कंपनी है उसको इस निर्माण का जो काम है वो दिया गया है और वो लगातार एक तरह से सुभाष चौक से लेकर और भौंसी के बीच में जो फ्लाईओवर है उनका जो काम है वो इस वक्त निर्माणाधीन जो है। लेकिन आज सेक्टर 48 के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गिर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि रात के समय में जब करीब 10:15 बजे ये फ्लाईओवर गिरा उस वक्त यहाँ पर कोई भी काम नहीं चल रहा था। यही एक वजह रही, गनीमत रही कि किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार कैसा मटेरियल यहाँ पर लगाया गया जिसके चलते इस फ्लाईओवर का काम पूरा होने से पहले ही ये जो फ्लाईओवर है ये एक तरह से भरा कर नीचे आ गिरा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सरकार ने जिस कंपनी को ये ठेका दिया था क्या उसने सभी नॉर्म्स पूरे किए या नहीं किए, या फिर सरकार के जो निर्देश थे उसके अनुसार उसने काम किया या नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर कैसा मटेरियल लगाया गया कि काम पूरा होने से पहले ही फ्लाईओवर नीचे आ गिरा। कैमरामैन अशोक के साथ रणवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। चित्तौड़गढ़ में बजरी परिवहन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बजरी से भरे 8 डंपर ट्रेलर जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने 8 चालकों को डिटेन भी किया है। तो बड़ी कार्रवाई हुई, आपको बता दें चित्तौड़गढ़ में 8 चालकों को डिटेन कर लिया गया है। डंपर ट्रोले जो थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। बजरी परिवहन ये लोग कर रहे थे, अवैध रूप से बजरी परिवहन होता। चित्तौड़गढ़ में बजरी परिवहन पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें बजरी से भरे 8 डंपर ट्रेलर जब्त किए गए हैं। साथ ही जो 8 चालक हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। और चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीयूष मुद्रा, उनसे बात करेंगे। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे जो कार्रवाई हुई है बड़ी कार्रवाई है, 8 लोगों को डिटेन भी किया गया है, क्या कुछ खामी थी, कैसे ट्रक जा रहे थे? देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में बजरी परिवहन का जो मामला है वो आज से नहीं काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। हमीरगढ़ और भीलवाड़ा क्षेत्र से जो डंपर और ट्रैक्टर और ये जो बड़े बड़े वाहन भर के बजरी के समय समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई होती रही है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की पुलिस ने बीते 24 घंटे में 8 डंपर और टैंकर जब्त कर 8 लोगों को भी डिटेन किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता बता रहे थे जिस तरह से 8 जो डंपर हैं वो पकड़ लिए गए हैं। और परिवहन जो बजरी का यहाँ पर अवैध रूप से होता है वो कोई आज की नई बात नहीं है, लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बजरी परिवहन हो रहा था जिसमें से 8 जो चालक हैं डंपरों के उनको भी डिटेन कर लिया गया है। सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का लोटा, हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम से जड़े सोने के इतने भारी जेवरात, ये देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आंध्र प्रदेश के इस धनकुबेर का काला खजाना देखकर छापा मारने पहुंचे CBCID के अफसर भी हैरान रह गए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात को तोलने के लिए तराजू लाना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो काला खजाना देखने को मिला उसको देखकर जो अधिकारी कार्रवाई करने गए थे वो भी हैरत में पड़ गए। हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम से जड़े जेवरात यहाँ देखने को मिले। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की ज्वेलरी को तोलने के लिए अलग से एक तराजू लानी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि इस धनकुबेर का कितना काला खजाना यहाँ पर था। आंध्र प्रदेश का ये धनकुबेर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बर्तन भी सोने चांदी के थे, आभूषण थे, हीरे, पन्ने, जवाहरात उसमें थे और इतने आभूषण थे कि उनको तोलने के लिए अलग से तराजू लाना पड़ा है।
जिसे देखकर अधिकारी सन्न रह गए। हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम से जड़े जेवरात, बेशकीमती जेवरात यहाँ पर देखने को मिले हैं। 1 करोड़ कैश भी मिला है। करीब 3 किलो सोने के जेवरात यहाँ पर बरामद हुए हैं। अधिकारी सन्न रह गए जब उन्होंने इतना सारा काला खजाना यहाँ पर देखा जो कार्रवाई करने आए थे। आंध्र प्रदेश के धनकुबेर का ये काला खजाना था। नोटों को गिनते गिनते उनके हाथ थक चुके थे, तब जाकर पता लगा कि कडप्पा जिले में रहने वाले गुज्जूला श्रीनिवासलू ने पिछले कुछ सालों में कितनी दौलत जमा कर ली है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान गुज्जूला श्रीनिवासलू आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में सीबीसीआईडी की टीम ने एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के घर और दफ्तर पर एक छापा मारा था। इसके अलावा उसके करीबियों के घरों को भी सर्च किया गया। आरोप है कि गुज्जूला श्रीनिवासलू ने अपने कार्यकाल के दौरान हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमकर धांधली की। बुनकरों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी डकार ली। इसके लिए कागजों पर बुनकरों के संगठन खड़े किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आंध्र प्रदेश में कई फर्जी बुनकरों की सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई और फिर सरकारी सब्सिडी उन सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। आरोप यह भी है कि जो काला धन है वो काले पैसे से कमाया गया है, बेईमानी के पैसे से कमाया गया है। और यहाँ पर आरोप ये भी सामने आ रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने में भी धांधली हुई। बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए हैंडलूम का कपड़ा सप्लाई किया जाना था, लेकिन हैंडलूम क्लॉथ की जगह पॉलिस्टर क्लॉथ खरीदा गया। कागजों में दिखाया गया कि कपड़ा बुनकरों से खरीदा गया, लेकिन आरोप यह है कि मिल का सस्ता कपड़ा सप्लाई कर दिया गया। गुज्जूला श्रीनिवासलू के घर से 1 करोड़ कैश, करीब 3 किलो वजन के सोने के जेवरात, 2 किलो से ज्यादा चांदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। बैंक अकाउंट और लॉकर्स की तलाशी होना अभी बाकी है। चलिए अब बात करते हैं मरोधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव हुए 70,000 के करीब। मरोधरा में आज 697 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 69,961। प्रदेश में कोरोना से अब तक 950 की मौत हो चुकी है। 54,252 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। इलाज के बाद 53,565 लोग डिस्चार्ज किए गए। राजस्थान में इस वक्त 14,759 एक्टिव केस हैं। आज हुए 108 रिकवर, 116 डिस्चार्ज और राज्य में सैंपलिंग 20.93 लाख के पार, यानी कि करीब 21 लाख के आसपास सैंपलिंग कर ली गई है। तो बड़ी खबर है मरोधरा के कोरोना ग्राफ की हम बात करते हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 950 की मौत हो चुकी है। रफ्तार खतरनाक है, इसलिए खबरदार रहने की जरूरत है। 54,252 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, ये राहत की खबर है। राजस्थान में इस वक्त 14,759 एक्टिव केस हैं। तो मरोधरा का कोरोना ग्राफ कहता है कि सावधान रहें, खबरदार रहें। राज्य में सैंपलिंग की अगर बात करें तो 20,93,000 सैंपलिंग हो चुकी है। कुल केस 69,961 है, जिसमें से एक्टिव 14,759 और ठीक 53,565 हो चुके हैं। मृत्यु की अगर बात की जाए तो 950 लोगों की मौत हो चुकी है। ये राजस्थान का कोरोना ग्राफ है जो आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मरोधरा का कोरोना काल चल रहा है, जिसमें अलग अलग जिलेवार भी आप इनको देख सकते हैं। जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, पाली, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, सीकर, नागौर, ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता मनोज बाकी अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, किस तरह का कोरोना ग्राफ प्रदेश में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, जिस प्रकार से दिन बढ़ रहे हैं उस प्रकार से कोरोना के केस जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती जा रही है। बात करें आज की तो आज सुबह जो है 10:30 बजे तक अभी 697 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब जो है राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 59,961 तक पहुंच गई है। जिलावार वाइज बात करूं तो अलवर में जो है 115, जयपुर में 110, कोटा में 110, साथ ही जोधपुर में 109, बीकानेर में 98, भीलवाड़ा में 76 और सीकर में 71, जालोर में 5, जैसलमेर में 3 केस आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात और राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है और रिकवर भी जल्दी हो रहे हैं। इसी के चलते ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कोरोना जो है अपना पसार कर रहा है, जिस प्रकार से कोरोना अपना पाँव पसार रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो है और जागरूकता दिखानी पड़ेगी। न केवल सरकार, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता को भी जो है इस चीज़ को समझना होगा। जो स्थिति दिनों दिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है उसको गंभीरता को देखते हुए जनता को भी बार बार जो जागरूक किया गया है उसी का पालन करना होगा, तभी जाकर इस कोरोना की जंग से हम जीत सकते हैं। जी, मतलब जागरूक रहने के साथ साथ खबरदार रहने की भी जरूरत है।
बिल्कुल सही कहा आपने, जागरूक रहने के साथ साथ खबरदार भी रहना पड़ेगा। और अब क्योंकि देखिए जहां तक सरकार का सवाल था, सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जनता जो है अब उसको आगे आना पड़ेगा, खुद इस मुहिम में जो है अपनी हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब अगर अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें, क्योंकि अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि अभी कोरोना जो है उस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यह है कि जागरूकता अधिक से अधिक फैले और साथ ही साथ लोग जो है सावधानी बरते, तभी जाकर यह जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर लगाम कसी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है, लेकिन कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है उसमें सावधान और खबरदार रहने की ज़रूरत है, तब जाकर हम कोरोना की जंग में जीत सकते हैं। और खबर बीकानेर से, जहां लूटकरण सर से ये खबर आ रही है। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई है। एक ट्रक में गैस सिलेंडर भरे हुए थे। लोगों ने दोनों ड्राइवरों को बचा लिया है, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। देर रात बमन वाली फाटक के पास की एक घटना है। तो बीकानेर की ये बड़ी खबर जो रात को घटित हुई, आपको बता दें कि वहाँ फिलहाल आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आग लगी थी उससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। एक ट्रक में सिलेंडर भरे हुए थे, 2 ट्रकों में ये जोरदार टक्कर हुई थी। गैस सिलेंडर थे, लिहाजा डरना लोगों का स्वाभाविक था, लेकिन ड्राइवरों को बचा लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया, वरना और भी बड़ा हादसा ये सामने आ सकता था। देर रात बमन वाली फाटक के पास ये घटना हुई है। और इधर कोटा में नीलगाय का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग ने नीलगाय का रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि मोड़क रेंज में कुएं में गिर गई थी नीलगाय। 40 फीट गहरे कुएं में गिरी हुई थी। 5 घंटे में ये रेस्क्यू पूरा कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद जंगल में उसको छोड़ दिया गया है। इसे ध्यान रखना है हमरा। तो कोटा में नीलगाय का रेस्क्यू हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 5 घंटे की मशक्कत के बाद ये रेस्क्यू सफल हुआ। नीलगाय को बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ा गया था। मोड़क रेंज के कुएं में ये नीलगाय गिर गई थी और उसमें चूंकि पानी भी था तो उसकी जान बचाना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के बाद नीलगाय निकाल ली गई। और अब बात करेंगे हरियाणा के सोनीपत की, जहां पर शहर के सेक्टर 23 में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बहू ने अपनी 82 साल की बुजुर्ग सास को बुरी तरह से पीटा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बेरहम बहू अपनी बुजुर्ग सास से मारपीट और अभद्रता कर रही है। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के बयान पर बहू और उसकी मां के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत हरियाणा की खबर है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने चिंता जारी की और ट्वीट करके कहा कि लोगों से इस मामले में जानकारी मांगी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि क्या कोई इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पंजाब का लग रहा है। पंजाब के इस मामले को देखें तो ये खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर, एक बेरहम बहू का सास पर जो जुल्म है उसको दिखाती हुई ये खबर और ये वीडियो वायरल, जिसको लेकर के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कोई मेरी मदद कर सकता है। इस तरह की खबरें इंसानियत को शर्मसार करती हैं। ऐसी बहू जिसने अपनी सास, बुजुर्ग सास जिनकी उम्र 82 वर्ष है, उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की और उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आप देख सकते हैं। मामला प्रथम दृष्टया पंजाब का लग रहा है। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।